नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। मैटर यानी कि पदार्थ और एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो क्यों इंपॉर्टेंट है मैटर और एनर्जी? तो दोस्तों, आपके आसपास जो भी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छोटे से एटम से लेके बड़े स्ट्रक्चर, जितना बड़ा आप सोच सकते हो, वो सब या तो मैटर है या एनर्जी है या इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्हीं चीजों के विशेष ज्ञान को साइंस यानी कि विज्ञान कहा गया है। विज्ञान में आप जो भी पढ़ते हो वो या तो किसी मैटर को लेके है या किसी एनर्जी के फॉर्म को लेके है या फिर इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म पे ही आप स्टडी करते हो, चाहे फिजिक्स पर हो, केमिस्ट्री पर हो या बायोलॉजी पर हो या कोई भी स्ट्रीम पर हो साइंस का। तो कहने का मतलब यह है कि मैटर और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूनिवर्स भी मैटर और एनर्जी से ही मिलकर बना है और इसी कारण से मैटर और एनर्जी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो क्या वाकई इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी? जरा सोचो, दिमाग पर जोर डालो। नहीं। दोस्तों, इस यूनिवर्स में जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो या तो नॉर्मल मैटर है और या फिर नॉर्मल एनर्जी है। और ये एक छोटा सा अंश मात्र है इस यूनिवर्स का। इससे कई गुना ज्यादा है जिसे आप ना तो देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, पर वो है। और उसका नाम है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। जिस मैटर और एनर्जी को हम देख सकते हैं वो है नॉर्मल मैटर, और जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो है डार्क मैटर। और इसी तरह का एक विचित्र चीज है डार्क एनर्जी। तो क्या है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? इसके बारे में जानने के पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल मैटर और नॉर्मल एनर्जी के बारे में। तो कहानी अभी शुरू हुई है, इस वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। एक एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नॉर्मल मैटर और नॉर्मल एनर्जी के बारे में। नॉर्मल मैटर का मतलब है कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी वो चीज जिसके अंदर द्रव्यमान हो, जिसके अंदर वजन हो। और मैटर के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ना तो आप इसको बना सकते हैं और ना ही आप इसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप इसके रूप को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास पानी है, अगर आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे मिलकर पानी बना है उसमें अलग हो जाएगा। तो आपने पानी का फॉर्म बदल दिया और आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया, तो आप मैटर के फॉर्म को बदल सकते हैं। उसी तरह से एनर्जी। एनर्जी क्या है? यह है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता। जितना एनर्जी आपके अंदर रहेगा उतना कार्य आप कर पाओगे। एनर्जी अगर कम है तो कम मेहनत कर पाओगे, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा मेहनत कर पाओगे। और दूसरी चीज कि आप ना तो एनर्जी को बना सकते हो और ना ही इसे खत्म कर सकते हो, बस इसके फॉर्म को बदल सकते हो। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था मैटर और एनर्जी के बारे में। तो जैसा हम कह रहे थे कि जो नॉर्मल मैटर और नॉर्मल एनर्जी है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस यूनिवर्स का, सिर्फ 5%। तो बाकी का 95% क्या है? तो बाकी का 95% है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। अरे ये तो बवाल हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे एक एक चीज आपको समझ में आता रहेगा। डार्क मैटर के बारे में सबसे पहली चीज ये समझो कि इसे हम देख नहीं सकते। तो डार्क मैटर को हम देख क्यों नहीं सकते या अदृश्य क्यों है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम चीजों को देखते कैसे हैं। किसी भी चीज को आप तब देखते हो जब उससे लाइट आपके आंखों तक पहुंचती है। मतलब कोई भी वस्तु आपको दिखाई तब देती है जब वह लाइट से इंटरेक्ट करता है। और क्योंकि डार्क मैटर लाइट से कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता, उसको लाइट से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वो लाइट देता है और ना ही लाइट लेता है, तो इस कारण से डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते, यह अदृश्य है। पर यह है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल इंपैक्ट है हमारे पूरे ब्रह्मांड पर। और डार्क एनर्जी, ये तो उसका भी बाप है, उससे भी विचित्र प्राणी है। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भरा हुआ है, पर यह आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। पिछले कई सालों में वैज्ञानिकों ने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स और डिटेक्टर लगा दिए कई जगहों पर, चाइना में, कोरिया में, यूएस में, इटली में, कनाडा में, दिन रात एक कर दिया, पर आज तक किसी को कुछ नहीं मत। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1929 में। एडविन हबल नाम का एक जिज्ञासु वैज्ञानिक पहली बार टेलीस्कोप की मदद से आकाश गंगा के बाहर झांकता है और उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा क्या देख लिया उसने? हबल ने पाया कि आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं इस ब्रह्मांड में इकलौती गैलेक्सी नहीं है, ऐसे कई और गैलेक्सीज हैं। और फिर उसने यह भी देखा कि सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही है।
कमाल की बात यह थी कि उनके दूर जाने की रफ्तार कांस्टेंट नहीं था, बल्कि वह लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति, कोई भूतिया शक्ति गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह शक्ति गैलेक्सी का आकार बड़ा नहीं कर रही थी, बल्कि उनके बीच जगह बना रही थी। यह बात आग की तरह फैल जाती है और वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी तो है जो गैलेक्सी के इस झुंड के बीच न सिर्फ जगह बना रही है, बल्कि जगह बनाने की रफ्तार को भी लगातार बढ़ाती जा रही है। यह भूतिया शक्ति क्या है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर यहाँ एक बात तो तय थी कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा के अलावा अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, पर उनके बीच कुछ घोटाला चल रहा है। वो एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। इस घटना के करीब 4 साल बाद स्विट्जरलैंड का एक वैज्ञानिक फ्रिज जुकी के दिमाग में एक खुरापाती ख्याल आता है और वो सोचता है कि चलो इन गैलेक्सीज का वजन यानी कि मास निकाल कर देखते हैं। ज्विकी ने इस कैलकुलेशन के लिए 1000 के आसपास गैलेक्सियों का एक झुंड चुना, जिसे कहते हैं कोमा क्लस्टर। जाहिर है गैलेक्सी का मास निकालना इतना आसान तो है नहीं, तो इसके लिए उसने 2 तरीके अपनाए। पहला था वीडियल थ्योरम और दूसरा ल्यूमिनोसिटी इंडेक्स मेथड। अब देखो, इन दोनों तरीकों के डिटेल में तो मैं जाने वाला हूं नहीं। अगर आप इतने ही क्यूरियस हो तो गूगल पर आसानी से मिल जाएगा और यह आसानी से समझ में भी आएगा आपको, इसकी तो गारंटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि 2 तरीके से निकाल लिया ज्विकी ने गैलेक्सियों के झुंड का वजन यानी कि मास, वीडियल थ्योरम और ल्यूमिनोसिटी इंडेक्स की मदद से। और यही हो गया एक बड़ा सा खेल और घोटाले का पूरा पर्दाफाश। जरा ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद ज्विकी ने जब दोनों मास को कंपेयर किया तो उसने पाया कि ग्रेविटेशनल मास जो वीडियल थ्योरम के द्वारा निकाला गया था वह ल्यूमिनस मास से 100 गुना से भी ज्यादा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज का वजन 2 अलग अलग तरीके से निकाला जाए, तो 2 अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकता है? ये तो असंभव है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब गैलेक्सीज के पास विजिबल मास के अलावा भी कोई मास मौजूद है। अब अगर ये मास विजिबल मैटर से नहीं बना है तो किस चीज का बना है? बेशक यही तो है डार्क मैटर। मतलब गैलेक्सी के अंदर एक ऐसा मास है जो विजिबल मैटर से नहीं बना है, जो हमें दिख नहीं रहा है, और वही है डार्क मैटर, जो ग्रेविटी पे इंपैक्ट कर रहा है, जो गैलेक्सी का वजन बदल रहा है। तो ये खत्म हुआ डार्क मैटर का बवाल। अब आते हैं डार्क एनर्जी पर। देखो, आज से करीब 450 साल पहले न्यूटन काका ने एक नियम दिया था जिसका नाम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार 2 चीजों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी मास बढ़ाओ तो ग्रेविटी फोर्स बढ़ेगा और दूरी बढ़ाओ तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा। अब अगर कोई ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो सिर्फ उसके मास के वजह से, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ताकि वो खींचती हुई सूरज की ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। अगर कोई ग्रह सूरज से दूर है तो उसे सूरज कम फोर्स से अपने तरफ खींचेगा, जिसको बैलेंस करने के लिए वह धीरे धीरे घूमकर भी सूरज की ग्रेविटी को बैलेंस कर सकता है। मतलब अगर कोई ग्रह सूरज से काफी दूर है तो वह धीरे धीरे घूमेगा और जो ग्रह सूरज के काफी करीब है वो तेजी से घूमेगा। और इसी कारण से मरकरी जो सबसे नजदीक है उसे सिर्फ 88 दिन लगते हैं सूरज का एक चक्कर लगाने में, वही नेपच्यून को करीब 164 साल लग जाते हैं सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में। अब अगर एक पल के लिए ये मान लो सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सूरज उसे अपने अंदर खींच लेगा। अब अगर न्यूटन काका का नियम गैलेक्सी के ऊपर लगा दिया जाए तो क्या होगा? अब देखो, गैलेक्सी का मास बहुत ज्यादा है तो न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से उन्हें अट्रैक्ट होकर आपस में मिल जाना चाहिए, पर वो मिलने के बजाय दूर जा रही है, यानी कुछ तो लोचा है। कौन धकेल रहा है उन्हें? भाई डार्क एनर्जी, और कुछ नहीं। और यही है वो भूतिया शक्ति जो गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और उनके बीच जगह बना रही है। लेकिन चलो, दूर जाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना चाहिए और इस कारण से उनके दूर जाने की रफ्तार धीमी हो जानी चाहिए। धीरे होने के बजाय उनके दूर जाने की रफ्तार बढ़ क्यों रही है? तो ये हो रहा है डार्क मैटर के वजह से। तो अब शायद आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।